नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शशिकेश कुमार गोंड है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय बसंत कन्या महाविद्यालय के इतिहास विभाग में। आप सभी का मेरे कोर्स में स्वागत है। मेरे कोर्स का टाइटल है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द ब्रिटिश राज, और इस तीसरे मॉड्यूल में आप सबका स्वागत करता हूँ। तीसरे मॉड्यूल का जो टाइटल है, उस टाइटल का नाम है द लैंड सेटलमेंट इन कॉलोनियल इंडिया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ इंडिया, परमानेंट सेटलमेंट, महालवारी, रैयतवारी एंड तालुकेदारी, रेवेन्यू सेटलमेंट्स एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो है इस मॉड्यूल का पहला व्याख्यान है और इस पहले व्याख्यान को हम आरंभिक तौर से समझने की कोशिश करेंगे। और इस पहले व्याख्यान का थर्ड मॉड्यूल का जो टाइटल है वो है द अर्ली कॉलोनियल लैंड सिस्टम इन इंडिया एंड द एग्रीकल्चर। इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आरंभिक तौर पे जो एक भू व्यवस्था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनाई गई वो किस प्रकार की भू व्यवस्था थी। क्योंकि पिछले जो मॉड्यूल्स हैं उसमें हम लोगों ने ये देखने की कोशिश की कि कैसे धीरे धीरे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक व्यापारिक कंपनी से एक साम्राज्यवादी कंपनी के तौर पे अपने आप को स्थापित कर रही है। पिछले मॉड्यूल्स में हम लोगों ने ये भी देखने की कोशिश की या जिस पे हम लोगों ने चर्चा की वो ये विषय भी महत्वपूर्ण थे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में अलग अलग जगहों पे अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए नवाबों और उनसे संबंधित जो उनके फरमान थे उनको वो प्राप्त करने में सफल रही। और बाद में दो महत्वपूर्ण युद्धों, जिसमें बक्सर का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है, उससे पूर्व कंपनी ने प्लासी का युद्ध लड़ा था। तो बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी, दीवानी का मतलब मालगुजारी प्राप्त करने का जो अधिकार है वो कंपनी को मिल जाता है। लेकिन कंपनी इस समय अपने आप को एक तरीके से भारतीयों के सामने प्रत्यक्ष तौर पे नहीं ले आती, बल्कि वो भारतीयों के माध्यम से ही भारत में शासन करने की कोशिश करती है। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के का एक जो बड़ा भूभाग था जो सिंचित था गंगा और उसके सहायक नदियों द्वारा, जो उपजाऊ भूभाग है, इस भूभाग पे कंपनी अपना शासन स्थापित करने में सफल होती है और धीरे धीरे वो राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित करती है, और जिसको क्लाइव ऐसा करने में सफल होता है। चूंकि क्लाइव एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, इसलिए जब पूर्ण रूप से बंगाल में एक राजनीतिक नियंत्रण स्थापित होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वहां से क्लाइव को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन लोगों ने भारत में एक गवर्नर के तौर पे भेजा, और क्लाइव इस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बंगाल का पहला गवर्नर बनता है। गवर्नर बनने के बाद क्लाइव ने जो बंगाल में एक व्यवस्था स्थापित की, उस व्यवस्था को ड्यूअल गवर्नमेंट या दोहरी व्यवस्था के तौर पे हम जानते हैं। और इस व्यवस्था के अंतर्गत पिछले जो व्याख्यान है उन व्याख्यानों में हम लोगों ने देखने की कोशिश की कि कैसे कंपनी जो है वो निजामत और फौजदारी मामलों के साथ साथ जो दीवानी व्यवस्था है उस दीवानी व्यवस्था में ज़्यादा उसकी रुचि थी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो दीवानी का काम था उसने अपने लिए चुना, और इसमें जो है उसने भरपूर तरीके से अपने लिए मालगुजारी प्राप्त करना था इन समृद्ध क्षेत्रों से, उसमें उसने भरपूर मालगुजारी प्राप्त की और ढेर सारे जो धन है या धनों की जो प्राप्ति का तरीका था उसको अपनाया गया। और इसमें कंपनी ने राजा खां और सिताब राय के माध्यम से जो उसके दीवान थे इन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में इस मुख्य तौर पे अगर हम देखें जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में कंपनी के जो दीवान थे उन दीवानों के माध्यम से कंपनी मालगुजारी प्राप्त कर रही थी। तो जो क्लाइव के अंतर अधीन जो व्यवस्था विकसित हुई उसमें कंपनी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अगर हम देखें भूमिका में आई। बंगाल का नवाब अब केवल नाम मात्र का नवाब रह गया। इवन बंगाल के अलावा अगर हम देखें, जब बक्सर के युद्ध में तीन महत्वपूर्ण शक्तियां हारती हैं, जिसमें जो है अवध का नवाब शुजाउद्दौला है, उसके साथ जो है क्लाइव जो है इलाहाबाद की संधि करता है, और इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव को ढेर सारे विशेषाधिकार व्यापारिक तौर पे मिलते हैं, और इसके साथ ही साथ जो अलग अलग भू क्षेत्र हैं वो भी उसमें मिलता है, जिसमें बनारस के समीपवर्ती क्षेत्र
और अवध के समीपवर्ती क्षेत्रों पे कंपनी को अपना मालगुजारी प्राप्त करने या अगर हम कहें दीवानी वसूलने का जो अधिकार है वो मिल जाता है। लेकिन कंपनी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय तक अपने आप को मुख्य तौर पे भारतीयों के सामने वो प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अप्रत्यक्ष तरीके से इन परिस्थितियों पे नियंत्रण कर रही है और जमींदारों के माध्यम से भारतीय जो कृषि समुदाय है, यानी कि इंडियन पीजेंट क्लास, जो भारतीय कृषक वर्ग, उस वर्ग से अलग अलग तरीके से जो रेवेन्यू है या जो कर है या अगर हम कहें मालगुजारी है, वो प्राप्त करने में वो सफल रही थी। चूंकि कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे मैंने बताया कि इस क्षेत्रों में बहुत ही व्यापक तरीके से न केवल उसका साम्राज्य विस्तार हुआ था, बल्कि अगर हम देखें तो वो मालगुजारी प्राप्त करने में सक्षम रही थी। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव ये पड़ा कि भारतीय किसानों की स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। तो अगर हम इस समय देखें जो भारतीय किसानों की स्थिति है उसके विषय में, तो ये देखें तो पाएंगे कि कैसे कंपनी के जो अधिकारी हैं, चूंकि यहाँ कंपनी अकेले ही शासन नहीं कर रही, मतलब कंपनी एक अकेली शासन करता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी के अधीन काम करने वाले जो उसके कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी भी अपने स्तर पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जमींदारों को जो दिए गए मालगुजारी के अधिकार थे, चाहे रजा खां या सिताब राय द्वारा, उन्होंने भरपूर तरीके से इन अधिकारों का दोहन किया और अपने लिए भी और कंपनी के लिए भी जो मालगुजारियां हैं वो वसूली। इसकी वजह से किसानों के का जो उत्पादन व्यवस्था में जितना रुचि होना चाहिए था, वो उत्पादन व्यवस्था में किसानों की उतनी रुचि नहीं रह गई थी और ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है जिससे कि भारत में और स्पेशली जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो किसानों की और कृषि की जो दशा थी वो बहुत ही ज्यादा अपने दयनीय स्थिति में पहुंचती जा रही थी। इसके लिए मुख्य तौर पे जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया, जिम्मेदार कंपनी ही थी, क्योंकि कंपनी अपने आप को प्रत्यक्ष तरीके से अगर हम देखें तो सामने न लाके जो मालगुजारी वसूलने का काम था वो जमींदारों के माध्यम से कर रही थी, जिससे कि जो किसान हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं रह गई थी। अगर हम बंगाल के क्षेत्र में देखें, कंपनी के आने से पूर्व की जो स्थिति थी किसानों की, वो कैसी रही है, इसके माध्यम के लिए जो मैंने रेफरेंस लिया है उसमें फ्रांसिस बर्नियर जो एक फ्रेंच यात्री हैं, जब वो बंगाल का 17वीं शताब्दी में दौरा करते हैं तो उन्होंने यहाँ की समृद्धि के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया था, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे जो बंगाल का क्षेत्र है वो एक समृद्धशाली क्षेत्र है और वो इतना समृद्धशाली है कि अगर हम उसको मिस्र से तुलना करें तो मिस्र से कहीं अधिक समृद्ध दिखेगा। यहाँ की जो उत्पादन और निर्यात व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में अगर हम देखें तो सूती वस्त्र, इसके साथ ही साथ जो रेशमी वस्त्र हैं, चावल है, गन्ना है और जो मक्खन है या दूध से बने हुए उत्पाद है, उन उस उत्पादों का बहुत ही भारी मात्रा में बंगाल से में न केवल उत्पादन होता है बल्कि उनका निर्यात भी किया जा रहा है। इन सब के अलावा जो यहाँ से निर्यात होने वाले महत्वपूर्ण या यहाँ की उत्पादन या अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण उत्पाद हैं, उन उत्पादों में गेहूं है, सब्जियां हैं, अनाज हैं और इसके साथ ही साथ अगर हम पशुपालन और कैटल्स हस्बेंड्री के कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करें, यानी कि कैसे जो पशुपालनीय व्यवस्था थी वो भी यहाँ फल फूल रही थी, तो हम पाएंगे कि भारी संख्या में मुर्गियों का भी पालन किया जा रहा था, गायों और भेड़ों और बकरियों का भी यहाँ पे पालन किया जा रहा था। इसके साथ ही साथ अलग अलग तालाबों में मछलियों का भी उत्पादन और पालन दोनों ही तरीके से किया जा रहा था, जो एक भारी संख्या में उत्पादन का माध्यम बनती हैं और इसलिए यहाँ पे खाद्यान्न की बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि ये संसाधन रूप से संपन्न एक प्रदेशों में से एक था। इसके साथ ही साथ किसानों की स्थिति भी एक अच्छी परिस्थिति उनकी दिखाई पड़ती है, क्योंकि उनको भारतीय जो कृषि है वो मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो वो एक मानसून व्यवस्था पे आधारित कृषि है, लेकिन कृषि के लिए जरूरी यह है कि सिंचाई की व्यवस्था की जाती रहे। तो इस परिस्थिति में अगर हम
इसको समझने की कोशिश करें तो कृषि के संदर्भ में जो सिंचाई व्यवस्था थी वो एक बहुत ही अच्छी जो परिस्थिति थी उन परिस्थितियों में दिखाई पड़ती है। खास तौर से किसान अपने फसलों की सिंचाई कर पाने में सक्षम था, क्योंकि पवित्र गंगा नदी और उसके साथ जुड़ी हुई जो नहरें थी, उन नहरों के माध्यम से किसानों को जो उनके फसलों के लिए आपूर्ति सिंचाई या जल व्यवस्था थी वो आसानी से उपलब्ध हो पा रही थी। तो इस तरह से अगर हम मोटा-मोटी देखें तो फ्रांसिस बर्नियर के उल्लेख का अगर हम एक स्रोत के तौर पे इस्तेमाल करें तो हमें पता चलेगा कि ये जो क्षेत्र था गंगा घाटी क्षेत्र, ये कृषि के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपजाऊ क्षेत्र था, जहां अगर हम उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो अलग-अलग तरह की वस्तुओं का न केवल उत्पादन हो रहा था, बल्कि उनका जो है दूसरे तरफ निर्यात भी किया जा रहा था। किसानों की स्थिति दयनीय या खराब नहीं थी और ना ही इन क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पे लोग भूखे मरने को मजबूर हुए हुए या होंगे। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो कंपनी के शासन के प्रारंभ के साथ ही साथ इस क्षेत्र में भारी संख्या में अकालों की संख्या बढ़ जाती थी। जैसे पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने देखा कि कैसे 1770 तक आते-आते कंपनी का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्र में मुख्य तौर पे बंगाल के क्षेत्र में एक व्यापक जो अकाल है उसका प्रभाव दिखता है और किसान जो है भूखे मरने पे मजबूर होते हैं। तो केवल किसान से यहाँ तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता या भारतीय जो लोग हैं जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं, क्योंकि उस समय जो एक बड़ा पेशा है वो बड़ा पेशा क्या है, किसानों का जो कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। तो बेतहाशा वसूले जाने वाले लगान या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो लूट पैदा की गई 18वीं शताब्दी में, वो किसानों की स्थिति को खराब करने में उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमें दिखाई पड़ती है। उसी तरह अगर हम देखें 18वीं शताब्दी तक जो मध्यकाल से चली आ रही थी इस व्यवस्था में तो सब चीज़ ठीक थी, लेकिन 18वीं शताब्दी तक आते-आते ये व्यवस्था एक तरीके से टूट गई और इस व्यवस्था में जो अव्यवस्था फैली उस व्यवस्था ने किसानों और बंगाल को लूटने खसोटने और साथ ही साथ उनको खराब स्थिति या दयनीय स्थिति में पहुंचाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं परिस्थितियों में 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है और साथ ही उसे यह निर्देश दिया जाता है कि जो अव्यवस्था फैली हुई है बंगाल या भारतीय भूभाग पे, जो जहाँ जहाँ कंपनी का शासन है, मुख्य तौर पे जो बड़ा क्षेत्र था वो बंगाल ही था। इसलिए बंगाल में कलकत्ता काउंसिल और आगे चल के गवर्नर जनरल की काउंसिल जो बनेगी, जो बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध होगी, वो पूरे भारत के प्रशासन या शासन का केंद्र बनेगी और बंगाल का गवर्नर, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में वारेन हेस्टिंग्स है वो 1773 के जो एक्ट लाया गया था जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फिर उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में अंग्रेजी शासन को रेगुलेट करने के लिए जो अधिनियम व्यवस्था की थी, उसमें ये वारेन हेस्टिंग्स है इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और इस तरीके से ये एक सर्वोच्च पद था जिसमें प्रशासकीय व्यवस्थाओं को उन तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं थी, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो या प्रशासन व्यवस्था हो या और जो बंगाल में चलाए जाने वाला जो लेजिस्लेटिव व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं की तमाम व्याख्या की गई थी, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स के साथ उनके 4 और पार्षदों की नियुक्ति उनके काउंसिल में की गई थी, जो एक साथ बहुमत के साथ निर्णय लेने वाले थे कि भारत में किस तरह से प्रशासन चलाया जाए। तो इन्हीं परिस्थितियों में जो है 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स आता है तो 1773 तक हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से उसे सर्वोच्च स्थान दिया जाता है भारत में। इस समय तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्र है उसमें भी विस्तार हो गया था। वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा से बढ़ के बनारस और गाजीपुर और साथ ही अवध के क्षेत्रों तक उसका विस्तार होता चला गया था, जिसमें 1775 ईस्वी में जो फैजाबाद की संधि है, इस संधि के माध्यम से मुख्य तौर पे बनारस और जो गाजीपुर का क्षेत्र था वो कंपनी के शासन के सीधे अधीन आ गया। और पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि कैसे जो अवध के नवाब थे, अवध के नवाब से एक संधि के माध्यम से
जो इलाहाबाद में हुई थी उसमें जो बनारस के जमींदार थे उनकी जागीरदार को वापस की गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय था। तो वारेन हेस्टिंग्स जब बंगाल में आता है तो हमें ये देखना है कि जो आरंभिक जो सेटलमेंट करता है भू राजस्व व्यवस्था का, वो किस प्रकार से करता है। तो कंपनी का अगर हम देखें इस समय तक जो सीमा क्षेत्र वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा से आगे बढ़ के बनारस, गाजीपुर, अवध के इस क्षेत्र में हो चुका है, यानी एक बड़ा कृषि भूभाग का क्षेत्र उसके अंतर्गत है। इसके अलावा दक्षिण भारत में मद्रास, बॉम्बे और कुछ अन्य हिस्सों में भी कंपनी धीरे धीरे अपना क्षेत्र विस्तार कर रही थी। तो इसका तात्पर्य यह है कि कंपनी जो है इन क्षेत्रों में न केवल भू विस्तार की, बल्कि बड़े पैमाने पे जो है अपने यहाँ अगर हम देखें तो साम्राज्य विस्तार की भी नीतियों में एक तरीके से अपने आप को लगाना शुरू करती है, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स का भी टाइम पीरियड महत्वपूर्ण है। क्योंकि रूहेलों के विरुद्ध वारेन हेस्टिंग्स को अगर हम पढ़ें केवल उसके पॉलिटिकल अचीवमेंट के दृष्टिकोण से, तो हमें पता चलेगा कि कैसे जो कॉन्स्पिरेसी है और वार है वो इनिशिएट किया जाता है वारेन हेस्टिंग्स के भी द्वारा रूहेलाज के अगेंस्ट और भारत में के इस हिस्से में, जिसमें अगर हम देखें यूनाइटेड प्रोविंस और मुख्य तौर पे सेंट्रल प्रोविंस के हिस्से में शासन कर रहे रूहेलों पे वो आक्रमण करने के बाद अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं। तो कंपनी के पास एक बड़ा भूभाग था और इन भूभागों में जो भूमि व्यवस्थाएं प्रचलित थी उन भूमि व्यवस्थाओं को सुधारने की जिम्मेदारी वारेन हेस्टिंग्स को दी गई। यही कारण था कि 1773 में, हालांकि वो आया से 1772 में, लेकिन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक पूर्ण रूप से प्रशासकीय व्यवस्था को स्थापित करने और सुचारू रूप से चलाने के लिए कंपनी को भारत में अधिकार दिया गया या चार्टर दिया गया और इसके माध्यम से उसकी जिम्मेदारी वारेन हेस्टिंग्स को सौंपी गई। तो जो अव्यवस्था एक तरीके से भू राजस्व व्यवस्था में फैल चुकी थी, अगर हम कहें कि क्लाइव के दोहरी प्रणाली व्यवस्था के माध्यम से उसको भी ठीक करना वारेन हेस्टिंग्स के सामने एक बड़ी चुनौती थी। तो इसके लिए वारेन हेस्टिंग्स ने जो व्यवस्था शुरू की वो बहुत ही इंटरेस्टिंग या अगर हम कहें रुचिकर व्यवस्था है, जिसमें उसने मुख्य तौर पे टैक्स कलेक्शन के लिए कई सारे, या अगर हम कहें मालगुजारी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कई सारी जो विधियां थी या कई तरह के जो प्रयोग थे उसको उसने शुरू किया या अपनी तरफ से उसका समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश की। इसमें सबसे पहला, चूंकि वारेन हेस्टिंग्स का ये मानना था, अगर हम इस भू व्यवस्था की तरफ बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स का ये मानना था कि चूंकि सरकार जो है या प्रशासन जो है वो समस्त भूमि का एक तरीके से संरक्षक है और उसके चलते उसको कई सारे अधिकार हैं कि वो भूमि से संबंधित जो मालगुजारियां हैं उसको वो प्राप्त करें, जिसमें जमींदारों का काम इतना है या ऐसे लोगों का काम इतना है जो मालगुजारियां प्राप्त करेंगे इन क्षेत्रों से, वो वास्तव में मालिक न होके बल्कि एक तरीके से उनका काम मालगुजारियों को किसानों से प्राप्त करके कंपनी को देना था, जिससे कंपनी अपने लिए राजस्व प्राप्त कर सके। इन्हीं व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए वारेन हेस्टिंग्स ने जो व्यवस्था अपनाई, वास्तव में उसको एक फार्मिंग व्यवस्था के तौर पे जाना जाता है मुख्य तौर पे, लेकिन वो व्यवस्था को अगर हम देखें तो जो है ट्रायल और एरर के कॉन्सेप्ट में वो व्यवस्था काम करनी थी, यानी कि प्रयोग और इसके साथ साथ उस जो व्यवधान है उन व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए। तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसको लेके जो पहला अपनी ओर से प्रयास किया, वो प्रयास हमें दिखाई देता है, वो 5 साल का दिखता है। इस 5 वर्षीय व्यवस्था में जो भूमि राजस्व या मालगुजारी प्राप्त करने का अधिकार था, जैसा कि मैंने कहा कि जो हेस्टिंग्स है वो हेस्टिंग्स के मस्तिष्क में एक जो महत्वपूर्ण अवधारणा है वो अवधारणा यही है कि जो भूमि है वो भूमि शासक वर्ग की है, तो शासक वर्ग जैसे चाहे उस भूमि से मालगुजारी प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए चूंकि भारतीय परिस्थितियों से वो अनभिज्ञ थे और साथ ही साथ जो अंग्रेजी अधिकारी थे वो इस तरह से उतने सक्षम नहीं थे कि वो भारतीय परिस्थितियों में मालगुजारी को प्राप्त कर सकें। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा भारतीयों को ही मालगुजारी के वसूलने और इसके साथ ही साथ
उस मालगुजारी को वसूलने के साथ कंपनी के कोष में जमा करने का जो अधिकार है वो दिया गया। और एक तरीके से ये एक ऑक्शन सिस्टम या अगर हम कहें नीलामी या ठेके की व्यवस्था के रूप में पहली बार शुरू हुई, और इसको पहली बार 5 साल के लिए शुरू किया गया। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो पहली भू व्यवस्था बंगाल के क्षेत्रों के लिए अपनाई गई, वो भू व्यवस्था एक पंचवर्षीय भू व्यवस्था थी, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति मालगुजारी प्राप्त करने का अधिकारी होता था जो नीलामी में इन क्षेत्रों में सबसे बड़ी बोली लगाता था। तो एक तरीके से जो सबसे हाईएस्ट बीडर था उसको ये 5 साल तक मालगुजारी को देने, वसूल करने और उसके साथ ही साथ जो है कंपनी के कोष में जमा करने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो लोग मालगुजारी वसूल करने वाले थे या जो जमींदार बनेंगे, वो एक तरीके से केवल और केवल मालगुजारी वसूल करने वाले लोग होंगे, वो उन भूमि का मालिक नहीं होंगे। वो जो जिन कृषि क्षेत्रों पे वो मालगुजारी प्राप्त करेंगे, उन मालगुजारी प्राप्त करने वाले लोगों में उनका मालिकाना हक नहीं होगा, वो केवल और केवल मालगुजारी प्राप्त करने वाले लोग बनेंगे। इसके साथ साथ अलग अलग जिलों में उसने इन चीज़ों को देखने और कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर्स की नियुक्ति की, जिनका काम ही यही था कि वो इन व्यवस्थाओं को देखें और इसके साथ ही साथ भूमि व्यवस्थाओं से जो प्राप्त होने वाली मालगुजारी है उसको कलेक्ट करें, और इसके साथ ही साथ वो जो है इन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी को मालगुजारी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये रही कि जो कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी थे, कलेक्टर्स थे, और उनके व्यक्तिगत भ्रष्टाचार भी इसमें उजागर हुए, और ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था, खास तौर से ऐसी स्थिति में जो अधिक बोली लगाने वाली परंपरा थी, और इस अधिक बोली लगाने वाली परंपरा में कंपनी के कर्मचारी भी भ्रष्टाचार कर रहे थे, खासतौर से कलेक्टर्स, जिनकी नियुक्ति ही इस क्षेत्र में भूमि आधारित जो मालगुजारी थी उसको एक तरीके से कलेक्ट करने के अधिकारी थे, यानी वो नियंत्रक के तौर पे थे, लेकिन जो कलेक्शन कर रहे थे वो जमींदार थे, और उनका काम था कि उसमें ऊंची बोली लगाने वाले को वो राजस्व वसूली का अधिकार दें और उनसे राजस्व प्राप्त करके उनको सरकारी कोष में जमा कराएं। लेकिन 1773 तक आते आते जो इसमें अव्यवस्था फैली, जैसा मैंने बताया, करप्शन हो रहा था, साथ ही साथ किसानों की स्थिति कोई सुधर नहीं रही थी, और जो फार्मर्स हैं वो और उनका जो प्रोडक्शन था, मोड ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, वो भी लैग कर रही थी, यानी उत्पादन व्यवस्था और उत्पादन विपणन के जो तरीके थे उसमें भी कमी आ रही थी। ऐसी स्थिति में 1773 ईस्वी में इसमें और परिवर्तन लाने की कोशिश की गई, और इसके साथ ही साथ इसको और बेहतर बनाने की कोशिश की गई। इसमें मुख्य तौर से अगर हम देखें तो जो कलेक्टर्स थे, उन कलेक्टर्स को एक तरीके से उनकी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया, और साथ ही साथ जो भूमि पर जो मालगुजारी वसूल करने का जो अधिकार था वो जो है दीवान को दिया गया, और ये दीवान की नियुक्ति उनकी जगह जिलों में की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अलग अलग प्रांत थे उन प्रांतों के लिए प्रांतीय जो काउंसिल हैं उनकी स्थापना की गई या उनको अपॉइंट किया गया, जिनका मेन काम ही था कि जो मालगुजारी या जो भूमि कर प्राप्त किया जाएगा उसकी वो देखभाल करेंगी या उसकी निगरानी करेंगी। ऐसे 6 प्रकार के प्रांतीय काउंसिल का गठन किया गया, और ये सभी तरह की जो काउंसिल या परिषदें थी जिनको प्रांतीय परिषदें कहा गया, वो परिषदें कलकत्ता की जो रेवेन्यू कमेटी है उस रेवेन्यू कमेटी के अधीन काम करने वाली थी। तो अगर हम अभी तक की जो व्यवस्था है इसको समझने की कोशिश करें तो हेस्टिंग्स ने अपने अधीन एक नई व्यवस्था की शुरू करने की कोशिश की, और वो व्यवस्था अधिकतम बोली लगाने वाले को दी जाती थी। 5 साल के लिए वो रखी गई, और इस 5 सालानी व्यवस्था में जो अधिकतम बोली लगाता वो राजस्व वसूल करने का अधिकारी होता, और किसानों से राजस्व वसूल करके वो कहाँ जमा करता? सरकारी कोष में।
प्रांतों में जो जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, उन डिस्ट्रिक्ट्स में कलेक्टर्स की नियुक्ति इसी काम के लिए की गई और उनको देखभाल के लिए या उनको एक महत्वपूर्ण नियंत्रक के तौर पे रखा गया, जो जो ध्यान देंगे इन क्षेत्रों में अधिकतम बोली लगाने वालों को नियुक्ति की जाएगी और उनसे राजस्व वसूल करके वो सरकारी राजस्व में जमा कराएंगे। लेकिन चूंकि उनके व्यक्तिगत भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे थे, इसलिए उन व्यक्तिगत भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इसमें जो है 1773 में एक और परिवर्तन किया गया और इस परिवर्तन के बाद हम देखते हैं कि जो कलेक्टर्स थे उनको उनकी जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए जो प्रांत हैं उन प्रांतों में उन जिलों में जो है दीवानों की नियुक्ति की गई और मुख्य तौर पे उनको ये अधिकार दिया गया कि वो रेवेन्यू या अगर हम कहें मालगुजारी वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 6 प्रोविंशियल यानी प्रांतीय परिषदों का गठन किया गया इसी काम के लिए, जो एक तरीके से निगरानी रखती थी इस तरह के मालगुजारी के कामों का। और ये सभी जो काउंसिल थी वो कलकत्ता की जो मुख्य काउंसिल है, कमेटी है, रेवेन्यू कमेटी, उसके अंतर्गत काम करती थी। अब हम इसमें देखें जो 5 सालीना व्यवस्था थी उसमें भ्रष्टाचार, किसानों की स्थिति, जमींदारों के बढ़ते प्रभाव और चूंकि उनकी जो अधिक इसमें भ्रष्टाचार क्या था या कैसे ये अव्यवस्था फैली, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि किस तरीके से जो लोग अधिकतम बोली लगाएंगे किसी चीज के लिए और उनको ठेका दिया जाएगा, तो ठेकेदार हमेशा कोशिश करेगा कि उसको अधिक से अधिक लाभ हो, कम खर्चा मिले, कम खर्चे में अधिकतम लाभ कमाने की कोशिश करेगा। उसको क्या मतलब है कि किसान अपनी भूमि का को और अधिक उपजाऊ बना रहा है कि नहीं, वो भूमि पर सही तरीके से खेती कर रहा है कि नहीं, या उत्पादन व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है कि नहीं। उसको मतलब ये बस होगा कि अधिकतम से अधिकतम वो मालगुजारी वसूल करे, उसका एक हिस्सा सरकार को दे और एक छोटा हिस्सा अपने पास रखे। और यही चीज कलेक्टर्स के लिए भी महत्वपूर्ण थी। करप्शन, और उसमें क्या था, करप्शन महत्वपूर्ण ये था कि जब बोली लगाई गई तो चूंकि कंपनी के कर्मचारियों के पास बहुत सारा पैसा था, तो उतना पैसा कौन लगाएगा। तो जब हम ठेकेदारी व्यवस्था में जब इस तरह की चीजों की बिडिंग या ऑक्शन की जा रही थी, तो कई बार तो जो क्षेत्र में प्राप्त की जाने वाली जमींदारियां और मालगुजारियां थी, वो अधिकारी अपने नौकरों, कुत्तों, बिल्लियों, यहाँ तक कि घर में काम करने वाले कई सारे लोगों के नाम पे प्राप्त करते थे और वहां से भ्रष्टाचार शुरू होता था। ये करप्शन इतना ज्यादा था कि बाद के वर्षों में इस तरह के भ्रष्टाचार से वॉरेन हेस्टिंग्स भी नहीं बच पाया। तो ये भी एक अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण तौर पे दिखाई देने वाला करप्शन हमें दिखता है। तो हम लोग बात कर रहे थे करप्शन की, तो करप्शन में अगर आप देखें तो एक तो किसान तो इसमें अपना सफर कर ही रहा है, उसकी स्थिति दिन पे दिन खराब हो रही है, उसके विषय में कोई नहीं सोच रहा है। दूसरे तरफ बड़े पैमाने पे जो बोली लगा रहा है तो वो अधिकतम अपने लाभ के लिए काम कर रहा है और साथ ही साथ जो है वो किसानों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। इसके साथ ही साथ ये करप्शन इतना ज्यादा था कि कई बार इस तरह के भ्रष्टाचार में जिन को पाया गया वो कंपनी के कर्मचारी ही थे, जिन्होंने अपने नौकरों, जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है, और अपने सहयोगियों के नाम पे वो ऐसे ठेकों को प्राप्त करते थे जिससे वो मालगुजारी से अधिकतम पैसा कमा सकें या लाभ ले सकें। और इवन अगर बाद के वर्षों में देखें तो वारेन हेस्टिंग्स पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे इस तरह की चीजों में, और वो भी अपने आप को भ्रष्टाचार से बचा नहीं पाया। तो ये एक बहुत बड़ा, अगर हम देखें इस व्यवस्था का जो एक तरीके का असफलता है वो दिखाई देता है। तो यही कारण था कि 1776 ईस्वी तक आते आते जो पंचवर्षीय व्यवस्था थी भू राजस्व की या मालगुजारी प्राप्त करने की, वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई और उसकी जगह एक वर्षीय मालगुजारी व्यवस्था को फिर से लाया गया और इस सिस्टम को 1776 में लेके आया गया। इसमें भी जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि इस व्यवस्था में भी जो सबसे ऊंची बोली लगाता, जो ऑक्शन में, यानी उसको ही मालगुजारी वसूलने का ठेका दिया जाता। इसके साथ ही 1781 ईस्वी तक अगर हम देखें तो जो प्रोविंशियल काउंसिल जो बनाई गई थी उसके पूर्व जो इन सब चीज़ों की निगरानी करती थी उनको समाप्त कर दिया गया
और कलेक्टर्स को फिर से व्यवस्था में लाया गया, जिससे कि वो डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की व्यवस्था में काम कर सकें। लेकिन उनके अधिकारों को फिक्स करते हुए ये भी कोशिश की गई कि वो जो है वो जो टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है वो उनके पास नियत रहे। तो हम देखते हैं कि जो ये व्यवस्था लाई गई पंचवर्षीय व्यवस्था के बाद 1776 में एक वर्षीय व्यवस्था को लाने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ कलेक्टर्स को टैक्स कलेक्टर का जो अधिकार था वो लेते हुए उनको केवल डिस्ट्रिक्ट व्यवस्था में रखा गया, ताकि उन व्यवस्थाओं को देख सके। और उनकी जगह जो है ऐसे कानूनगो अपॉइंट किए गए, जो कानूनगो का मुख्य काम ही था कि वो इस तरह के मालगुजारी व्यवस्था को वसूलते हुए कंपनी को दें किसानों से लेके। इसके अलावा जो कलकत्ता की जो रेवेन्यू कमेटी थी उसको एक महत्वपूर्ण कमेटी के तौर पे स्थापित किया गया, जिसका काम ही था इस तरह की व्यवस्थाओं को देखते रहना। तो अगर हम देखें इस समय जो परिस्थिति बनती है, वो परिस्थिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति के तौर पे दिखाई देती है। वारेन हेस्टिंग्स को जो जिम्मा दिया गया था उसने इसमें कई सारे प्रयोग किए, और उस प्रयोग के चलते जो व्यवस्था पहले से मौजूद थी उस व्यवस्था में ये और सहयोगी साबित हुई, यानी कि सहयोगी इस संदर्भ में कि इसमें भ्रष्टाचार को कम करने की जगह भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ गया। अगर हम इसके वारेन हेस्टिंग्स के व्यक्तिगत जो भ्रष्टाचार है उस पर भी देखें, तो जो मुख्य तौर पे अवध के जो विधवा बेगम थी उनसे चाहे पैसा ऐंठने का काम हो, या बनारस में जो जागीरदार थे उनके घरों से पैसा ऐंठने का काम हो, और एक बहुत फेमस केस जो आगे चल के वारेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया, ट्रायल ऑफ नंद कुमार का जो केस है वो भी वारेन हेस्टिंग्स के अधीन भ्रष्टाचार के तौर पे दिखता है, जो इस व्यवस्था का एक बहुत बड़ा, अगर हम देखें तो असफलता का एक कारण है। यानी कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा उठाए गए ये कंपनी के द्वारा माल गुजारी या भू व्यवस्था स्थापित करने के लिए कदम वो इतने पर्याप्त का साबित नहीं हुए जी वो किसानों की स्थिति में सुधार कर सके या बिचौलियों की स्थिति में सुधार कर सके, जमींदारों के शोषण से उनको बचा सकें, और ये व्यवस्थाएं जो है वो और चलती रही। और साथ ही साथ अगर हम देखें बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो किसानों और कृषि की स्थिति है दिन पे दिन वो खराब होती चली गई। तो इन व्यवस्थाओं को अगर हम देखें तो ये शुरुआती प्रयास थे लॉर्ड क्लाइव के बाद, जब वारेन हेस्टिंग्स को भेजा जाता है भारत में कि वो प्रशासन व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाले, और उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट में। महत्वपूर्ण और एक दिलचस्प बात मैं अगर यहाँ बोलूँ, जिसका इस पीपीटी में तो उल्लेख नहीं है, लेकिन अगर आप कभी पढ़ेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट जब लाया गया तो कंपनी के अधीन कर्मचारियों और कंपनी में इतना भ्रष्टाचार था कि इसको रोकने के लिए उसमें उस रेगुलेटिंग एक्ट में वारेन हेस्टिंग्स के साथ साथ उसके 4 पार्षदों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी सैलरी या उनका वेतन का भी जिक्र था, जो दुनिया में उस समय सबसे ज्यादा वेतन प्राप्त करने वाले लोग थे। लेकिन बावजूद इसके कंपनी के अधीन जो ये भ्रष्टाचार था, भू राजस्व व्यवस्था, भूमि का जो ये बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी वो अभी भी उसी तरीके से कायम रही। और हम देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स जो है वो अपने कार्यकाल पूर्ण करके इंग्लैंड वापस चला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि आगे कौन कौन सी ऐसी भू व्यवस्थाएं हैं जो भारत में अपनाई जाती हैं, ताकि कंपनी की जो भू राजस्व आय है वो बरकरार रहे और साथ ही साथ कंपनी को भू राजस्व मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।